गुड मॉर्निंग बच्चों। सो क्लास 12th साइंस सब्जेक्ट मैथ्स और एक्सरसाइज जो कर रहे थे हम 5th की विविध प्रश्नावली को कर रहे थे, जिसमें अपने पास क्या था, हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। 16वां क्वेश्चन 17वां और 18वां ये 19वां, ये 4 क्वेश्चन अभी करेंगे हम। 16वां क्वेश्चन क्या है कि कोस वाई बराबर एक्स कोस ए प्लस वाई है। जहां पर आपको ये बताएगा कि कोस ए का मान प्लस और माइनस 1 नहीं होगा, तो इसका डी वाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों अपने क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है कि हम इसमें x के अवकलन करेंगे। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस वाई अपॉन कोस ए प्लस वाई। इसका कारण क्या है, हमने x का क्यों निकाला। यदि हम अब इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ पर हमें कोस स्क्वायर बनेगा, u बटा में v वाला फॉर्म है, डी भाग वाला, तो यहाँ पे v स्क्वायर बनेगा और हमें यहाँ पर स्क्वायर चाहिए, इसलिए हमने इसको इस रूप में कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पर हम y के सापेक्ष x का अवकलन करेंगे। y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यानी डी वाई डी एक्स होता था पहले, कब, जब x के सापेक्ष कर रहे थे। अब हम y के सापेक्ष करें यानी d ओवर डी वाई, ये इसका मतलब हो गया। तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल, अब ये इधर क्या है, y के सापेक्ष कर रहे हैं, भाग में है तो भाग वाला नियम, v का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर a प्लस वी, v सेम, u का अवकलन यानी कोस y का अवकलन, y के सापेक्ष कर रहे हैं, माइनस कोस y के सापेक्ष कोस a प्लस वाई का अवकलन, ये करेंगे। यहाँ पर ये आ जाएगा कोस a प्लस वाई, कोस का करेंगे माइनस साइन y के सापेक्ष कर रहे हैं तो जैसे कोस x का हो जाता है माइनस साइन x, तो उसी प्रकार से कोस y का हो गया माइनस कोस y। यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन a प्लस वाई। उसके बाद हम a प्लस वाई का करेंगे तो a का 0 और y का 1 आ जाएगा, तो 0 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो यही आ जाएगा, अपॉन में कोस स्क्वायर a प्लस वाई। तो ये आ गया हमारे पास dx ओवर dy। तो dx ओवर dy इज इक्वल टू, यहाँ देखें ये आपके पास फॉर्मूला बनाएगा कोस a साइन b माइनस कोस b साइन a। क्या होता है, साइन a प्लस b इज इक्वल टू होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा बीच में और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो आपके पास फिलहाल ये है साइन a कोस b कोस a साइन b। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारा a है और ये b है, तो a प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कोस स्क्वायर a प्लस वाई। ये y से y यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन a अपॉन कोस स्क्वायर a प्लस वाई। ये आ गया हमारे पास dx ओवर dy। लेकिन हमें क्या निकालना है, dy dx, तो हम इसका रिवर्स कर देंगे यानी इसका उल्टा कर देंगे। तो dy dx इधर उल्टा कर दिया तो उधर भी उल्टा हो जाएगा, कोस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। यही हमें इसमें सिद्ध करना था और ये हमने इसका सिद्ध कर लिया। इसमें आपको देखो ध्यान रखना होगा कि जब आपको कोस जो सिद्ध करना है उसमें क्या है, कोस स्क्वायर a प्लस वाई है, तो वो तभी आ सकता है जब इसको डिवाइड में लेके जाओगे। ये जब भाग में आएगा तभी आप इसका क्या करोगे, u बटा v वाला रूप लगाएंगे, तभी आपके पास क्या बनेगा, v स्क्वायर बनेगा। तो इसमें क्वेश्चन जो आपको सिद्ध करना होता है उसको आप हमेशा देखें ध्यान से कि जो आपको सिद्ध करना है वो कैसे बन सकता है, ठीक है। तो उसमें हमें कोस स्क्वायर चाहिए था तो इसलिए हमने इसको क्या किया, भाग में ले आए ताकि हमारा कोस स्क्वायर बन जाए, कोस स्क्वायर a प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमारे पास क्या है, x बराबर a कोस टी प्लस टी साइन टी और y बराबर a साइन टी माइनस टी कोस टी।
इसमें अपने क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो बच्चों अपने पहले क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स निकालेंगे, फिर उसका डी स्क्वायर वाई निकालेंगे। तो हमारे पास एक्स बराबर क्या है, ए कोस टी प्लस टी साइन टी, और वाई बराबर है ए साइन टी माइनस टी कोस टी। यहाँ पर ये आपका प्राचल फलन हो गया, जिसमें आपको थर्ड चर राशि मिल रही है, जो कौन सी है, टी। तो हम पहले दोनों का टी के सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष x का x में y का अवकलन करने पर तो क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt। यहाँ पर a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, कोस का करेंगे तो माइनस साइन टी प्लस, अब यहाँ पर देखिए दोनों गुणा में है तो गुणा वाला नियम लग जाएगा, t सेम रहेगा, साइन का अवकलन कोस टी प्लस साइन टी सेम, t का अवकलन करेंगे 1, ये ब्रैकेट क्लोज, ये बन गया माइनस साइन टी प्लस टी कोस टी प्लस साइन टी, ये प्लस के साइन टी और माइनस के साइन टी कैंसिल, तो ये बच गया ए टी कोस टी। ये आपके पास आ गया डी एक्स ओवर डी टी। अब हम इस y का भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, ए कॉन्स्टेंट है बाहर, साइन का करेंगे कोस टी माइनस, ये दोनों गुणा में है तो गुणा वाला नियम, टी सेम, कोस का करेंगे माइनस साइन टी, तो ये हो गया प्लस, माइनस इस माइनस के कारण यहाँ वाला माइनस हो गया, तो कोस का कोस टी सेम और टी का करेंगे तो 1 आ जाएगा, कोस टी से कोस टी कैंसिल, क्या बच गया, ए टी साइन टी। ये आपके पास आ गया डी वाई अपॉन डी टी। अब अपने क्या करेंगे, इन दोनों का भाग कर देंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाए, डी वाई डी एक्स आ जाए। डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी वाई अपॉन डी टी लगा लें और डी एक्स अपॉन डी टी, तो दोनों का भाग देंगे। ये हमारे पास डी वाई है अपॉन डी टी, यानी ए टी साइन टी अपॉन, और ये हमारे पास टी एक्स अपॉन डी टी है, तो ये भाग में आ जाएगा ए टी कोस टी, तो ए टी से ए टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन अपॉन कोस यानी टेन टी। ये तो अब आया क्या, हमारे पास क्या आया है, डी वाई डी एक्स आया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, यानी इसका दोबारा x के सापेक्ष करना पड़ेगा, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो क्या आ जाएगा, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इधर 10 का होगा पहले सेक स्क्वायर टी। देखो हम x के सापेक्ष कर रहे हैं और यहाँ पर क्या है, t है, तो हमें t का भी x के सापेक्ष करना होगा, तो क्या लिखा जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखें आपको डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कहाँ से मिलती है, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है डी एक्स अपॉन डी टी, तो मैं यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स निकाल सकता हूँ, कैसे, इस वैल्यू को रिवर्स कर दूंगा, इसको घुमा दिया तो इसको भी घुमा देंगे, इसके अपॉन में 1 होता है, तो ये घूमकर क्या बन गया, 1 अपॉन ए टी कोस टी। तो ये हमारे पास डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई, जो हम यहाँ रख देंगे, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू 1 अपॉन ए टी कोस टी, ये कोस ऊपर चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सेक क्यूब टी अपॉन में ए टी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों प्राचल फलन था, दोनों का हमने टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों से हमने डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी निकाला, इन दोनों का भाग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डी वाई डी एक्स आता है। डी वाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, फाइनली टेन टी आ गया। हमें निकालना था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो हम इसका पुनः अवकलन करेंगे। जब हमने पुनः अवकलन किया किसके सापेक्ष, एक्स के, क्योंकि हम इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे तभी हमारा ये बनेगा, यदि हम इसका किसी और के सापेक्ष करते हैं तो वो ये नहीं बनेगा। ठीक है, इसको किसी और के सापेक्ष भी कर सकते हैं, वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, यानी कॉलेज लेवल पे। तो यहाँ पे 10 का क्या होगा, सेक स्क्वायर टी, लेकिन हमने तो x के सापेक्ष किया था, तो t का भी हमें x के सापेक्ष करना होगा, तो जिसका t का सेक्स के सापेक्ष करते हैं क्या आता है, डी टी ओवर डी एक्स, सेक स्क्वायर टी। अब डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, हमारे पास थी डी एक्स अपॉन डी टी, इसको रिवर्स कर दिया यानी उल्टा कर दिया तो ये बन गया, इसको हमने यहाँ रख लिया, यहाँ से कोस 1 अपॉन कोस सेक होता है, सेक का इससे मल्टीप्लाई हो गया तो सेक क्यूब हो गया, अपॉन में ए टी आपके पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया।
नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? एफ एक्स बराबर मॉड एक्स का क्यूब है। तो बच्चों हमें पता है कि मॉड एक्स क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। कब कब? मॉड एक्स के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्लस एक्स और एक होता है माइनस एक्स। प्लस एक्स कब होता है? जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है और ये लेस देन जीरो, तब क्या होता है? ये माइनस। ठीक है, अब हम यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो मॉड x को हम x लेंगे, तो यानी एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब आ जाएगा। और यदि हम x लेस देन जीरो लेंगे तो एफ एक्स क्या आ जाएगा? माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। माइनस एक्स यहाँ पर रखेंगे, माइनस एक्स का क्यूब करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। कुछ बच्चों का भी यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मान लो अगर मॉड एक्स स्क्वायर लिखा होता तो यहाँ पर आपके पास दोनों ही केस में ये क्या बनता? एक्स स्क्वायर बनता। यानी अगर आप एक्स का स्क्वायर करते तब भी एक्स स्क्वायर आना था, और माइनस एक्स का भी होल स्क्वायर करते तब भी क्या आना था? एक्स स्क्वायर आना था। तो इस चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पर जब आपने मॉड एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखा तो ये क्या हो गया? माइनस एक्स का क्यूब, तो माइनस बार आ जाएगा, यानी माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है इसमें? इसमें हमें निकालना है एफ डबल डैश एक्स। क्या निकालना है हमें इसमें? एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स का मतलब होता है द्वितीय कोटि का अवकलन। तो यानी इसके दो बार करना है। पहले एक बार किया तो एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर, फिर दोबारा किया इसका तो क्या आ गया? ये 6x। इसी तरह से हम इसका एफ डैश एक्स एक बार करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, फिर इसका दोबारा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 6x। तो हमारे पास एफ डैश एक्स का क्या बन गया? फलन दो टाइप से बन गया, 6x और माइनस 6x। ये कब है? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ये कब है? जब x लेस देन जीरो है। तो इस टाइप से हमारा ये क्या हो जाएगा? इसका अवकलन होगा। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है इसका 19, ये करेंगे। इसके और भी क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, n एक्स की पावर n माइनस 1। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? PMI से सिद्ध करना है। अब PMI आपको पता नहीं, ये होता है प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी गणितीय आगमन सिद्धांत। गणितीय आगमन सिद्धांत, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, ये गणितीय आगमन सिद्धांत क्या चीज़ है ये आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन ये आपके 11th क्लास में 4th चैप्टर था। ठीक है, सिलेबस कट होने के कारण आपने ये चैप्टर नहीं किया, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा उसी से होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इसे आप प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन यानी गणितीय आगमन सिद्धांत के आधार पर करें। अब मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ कि गणितीय आगमन सिद्धांत क्या चीज़ है। ठीक है, आपको एक सीरीज दी गई है, यानी एक समांतर श्रेणी दी गई है। जैसे कि मान लो आपको 10th क्लास में दिया गया था, यदि आप 1 से लेकर n पदों का योग जोड़ते हैं तो आपके पास आता है n+1/2। इन सभी पदों को जोड़ेंगे तो आपके पास उत्तर होता है कि n+1/2 आता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपने जोड़ा कि 2 + 4 + 6 + 2n, इनको जोड़ेंगे तो इनसे भी कुछ आएगा। हम सिर्फ इसी से समझ जाएंगे, क्योंकि आपने ये भी नहीं किया, ये भी आपका सिलेबस कट होने के कारण हमने करवाया ही नहीं आपको। आप सिर्फ इसी समझें कि इन सभी का योग आपके पास ये आता है। यदि हम n पदों को जोड़ते हैं तो उनका योग ये आता है। गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको सिद्ध कैसे करते हैं कि ये सही है या गलत है। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि 2n है, क्या पता ये सही है कि गलत है। हम इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से करेक्ट बताते हैं कि सही है या नहीं है। उस चीज़ को हम कैसे बताते हैं बेटा? ध्यान से ना, हम इसमें 3 पॉइंट्स पर बताते हैं। एक तो n बराबर 1, एक n बराबर k और n = k+1। इन 3 बिंदुओं पर हम इसको सत्य की जांच करेंगे। इन 3 में भी से हम 2 पर ही जांच करेंगे। किस प्रकार से? इस पूरे को हम, जैसे बहुपद को आप px कहते हैं,
वैसे ही हम इसको पी एन कहते हैं। इस पूरे को क्या कहते हैं? पी एन कहते हैं। पहले आप इस पी एन को 1 पर चेक करेंगे, क्या यह 1 के लिए सत्य है या नहीं है। फिर आप k के लिए इसको सत्य मानेंगे और फिर आप इसको k+1 के लिए सत्य करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको पैटर्न एक याद रखना होगा और कुछ नहीं। इसमें आपको सिर्फ इसमें एक पैटर्न को फॉलो करना होगा। उस पैटर्न को ही आपने चाहे उसको रटना मान लें चाहे उसको समझना मान लें, ठीक है। उसी पैटर्न के आधार पर आप इसको फॉलो करेंगे। पहले आप इसको n = 1 के लिए सत्य करेंगे, ठीक है। अब ये n की वैल्यू का मतलब है यहाँ पर आप इसमें n रखेंगे, तो यह क्या 1, यहाँ इसमें भी 1 रखेंगे। ये Pn था, उसमें हमने वैल्यू रख ली यहाँ पर, तो यह क्या 1 1+1/2। तो यहाँ से आपके पास 1 आ रहा है, यानी ये 1 = 1 आ रहा है। देखो आपके LHS और RHS दोनों से रिजल्ट बराबर आ रहे हैं। इक्वल ही कहा था उसने कि इक्वल आना चाहिए, दोनों बराबर आ रहे हैं। आता है P1 सत्य है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं से। n का मान आप कहाँ से लेंगे? प्राकृत संख्या से। अब प्राकृत संख्या में होती हैं आपके पास बेसिकली 2 या 3 तरह की संख्या है। 2 ही तरह की होती हैं, एक तो होती है सम और एक होती है विषम। आपने पहले इसको 1 पर चेक किया कि आप मान लो कि आपकी विषम संख्या है। अगर विषम संख्या में आप एक जोड़ देते हैं तो आपकी वो क्या बन जाएगी? सम संख्या है। हमने 1 पर चेक किया, विषम संख्या पर चेक किया और सम संख्या पर चेक किया। यदि आप इसको सम कहते हैं तो 1 जोड़ देंगे तो वो विषम बन जाएगी। तो हाँ, यानी हम 1 पर और सम संख्या पर और विषम संख्या पर, इन तीनों पर इसको सत्य बताने की कोशिश करते हैं। और अगर ये सत्य है, ठीक है, तो यहाँ पर गणितीय आगमन सिद्धांत को ये सत्यापित करेगा। तो आपने इसको 1 पर सत्य सिद्ध किया। उसके बाद आप इसको क्या कहेंगे? आप ये मानेंगे कि माना Pn जो आपका वो n = k के लिए सत्य है, k के लिए भी सत्य है। तो इसको जब मानते हैं तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे 1 + 2 + 3 + k = k+1। हमने ये मान लिया कि ये k के लिए सत्य होगा। इस माने हुए k से हमें ये k+1 जो आएगा इसको सिद्ध करना है। कैसे? ठीक है, तो तब इसको n = k+1 के लिए, तो k+1 के लिए हम n की जगह पर k+1 रखते हैं तो क्या आएगा? k+2/2। हमने n की जगह पर k+1 रख दिया जहाँ पर n था। अब आपके पास ये आ गया। अब आप इस n = k+1 को सत्य बताएंगे। कैसे? ये जो आपकी RHS LHS है, इसको आप RHS के इक्वल लेके आएंगे। देखें कैसे? देखो, यदि यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ पर आपके पास k+1 है, तो इसके पीछे वाली टर्म आपकी क्या होगी? k हो जाएगी। 1 कम ही हो रहा है ना बार बार, इसका अंतर कितना है? यहाँ पर ये समांतर श्रेणी है जिसका अंतर क्या है? 1 है। तो अगर आपकी ये k+1 टर्म है, k+1 पद है, तो इससे एक पीछे वाला क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। यहाँ पर आप 1 से लेकर k तक का योग आपको पता है कि क्या होता है? k+1/2 है। ये हमने पीछे वाली, ये जो हमने कहा था ना कि हमने मान लिया कि k के लिए सत्य है, उसके आधार पर इसको ले लिया। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके हम ये RHS लेके आएंगे, इसका लघुत्तम लेंगे। k+1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह गया k/2 + 1। इसका लघुत्तम लेंगे तो k+1 k+2/2। तो ये हमारा RHS के इक्वल आ गया। ये देखो यहाँ पर दोनों इक्वल आ रहे हैं ना। इस तरह से हम इसको PMI को, गणितीय आगमन सिद्धांत को सिद्ध करते हैं। अब इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं? जो हमारा क्वेश्चन था, तो बेसिकली अपने को पता है कि xn का जो अवकलन होता है वो n(x⁻n-1) होता है। इसे हमें गणितीय आगमन सिद्धांत सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम इसको 3 बिंदुओं पर चेक करेंगे, 1, k और k+1, इन तीनों पर, ठीक है। n = 1 के लिए इसको Pn मान लेते हैं। Pn इस तरह से, n = 1 के लिए तो P1
एक्स की पावर 1 अपॉन डी एक्स, 1 एक्स 1 माइनस 1, यहाँ पर ये डी एक्स से डी एक्स कट गया, यहाँ पर आ गया 1, एक्स की पावर 0 ये 1, दोनों बराबर आ रहे हैं, अतः P1 n बराबर 1 के लिए सत्य है। माना n बराबर k के लिए Pn सत्य है, तब हम n की जगह पर k रख देंगे। ये हमने n की जगह पर k रख दिया, इसको सत्य मानकर चलते हैं। अब हम n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य मानते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, डी एक्स एक्स की पावर k प्लस 1 बराबर k प्लस 1 एक्स k प्लस 1 माइनस 1, तो k प्लस 1 एक्स k, ये आ गया। अब यहाँ पर इसके आधार पर हमें ये रिज़ल्ट लेके आना है। इससे हमें ये रिज़ल्ट लेके आना है, तो हम इसको अलग अलग करेंगे। कैसे? इसको हम x की पावर k और x लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसका LHS से कर रहे हैं, इसको बाय LHS। इसको हम अभी ये देखो गुणा में आ गया, तो गुणा वाला नियम लगाएंगे, x की पावर k सेम x का अवकलन प्लस x सेम dx x की पावर k का अवकलन। यहाँ पर तो ये x की पावर k आ रहा है, ये तो कट ही जाएगा, 1 आ गया प्लस x। अब इसका रिजल्ट आप यहाँ से रखेंगे, यहाँ से जो हमने k सत्य माना था वहाँ से रखेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, k x की पावर k माइनस 1 आ रहा आपके पास। ठीक है, यहाँ पर देखें ये दोनों आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, x की पावर k प्लस तो k प्लस माइनस 1 प्लस 1 k, यानी ये तो आपके पास क्या आ गया, k ही आ जाएगा। इन दोनों के आधार जोड़ेंगे, इसकी पावर 1 है तो 1 से कट जाएगी तो k आ गया। यहाँ से आपके पास x k कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या आपके पास 1 प्लस k, इसको चाहे आप k प्लस 1 इंटू एक्स की पावर k कह सकते हैं। इसमें आप प्लस 1 और माइनस 1 एक जोड़ कर घटा सकते हैं, बराबर ही रहेगा। ये देखें आपके पास ये रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है बराबर RHS के, तो आप क्या कहेंगे, जो Pn है वो n बराबर k के लिए भी सत्य है। ठीक है, ये सत्य ही आपको करना क्या है, इसका PMI गणितीय आगमन सिद्धांत का एक रूप है। एक PMI में आपको इसी प्रोसीजर को फॉलो करना ही पड़ता है, बस यही PMI है, जिसमें आप क्या बताते हैं कि वो चीज़ 1 पर भी सत्य है, k पर भी सत्य मानकर चलते हैं, और k प्लस 1 के लिए सत्य उसको बता देते हैं। ठीक है, जो चीज़ 1 के लिए, k के लिए और k प्लस 1 तीनों के लिए सत्य है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत कहते हैं। तो गणितीय आगमन सिद्धांत में आपको ये 3 चीज़ें करनी होगी, और इसी तरीके से करेंगे। पहले आप 1 के बराबर उसको मानकर चलते हैं, n बराबर k के लिए उसको सत्य बताते हैं, ये सत्य हो रहा है। दोनों में आपने इधर भी n बराबर k रख दिया और यहाँ भी रख दिया, तो यहाँ से दोनों तरफ मेरे पास 1 आ गया। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है। जैसे आपने कहा कि पिछले क्वेश्चन में भी 1 आ गया, यहाँ पर ये दोनों बराबर आने चाहिए, जैसा भी आए। उसके बाद आपने इसको मानते हैं, सेकंड वाले स्टेप को हम मानेंगे कि ये k के लिए सत्य है। यदि ये k के लिए सत्य है तो यहाँ पर हमने n की जगह पर k रख दिया, तो ये बन जाएगा। फिर हम इसको k प्लस 1 के लिए सत्य बताते हैं, यानी प्रूफ करते हैं इस चीज़ को। और प्रूफ करने के लिए हम कैसे किया, x की पावर k प्लस 1 ये बन गया, इधर n की जगह पर k प्लस 1 रख दिया। इसके बाद हमने इसको अलग किया, यहाँ पर u गुणा v लगाया, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये मान था, सेकंड वाले को थर्ड में यूज़ करने के लिए ही हम इसको मानते हैं, तो थर्ड में हमने यूज़ किया, तो यहाँ से हमारे पास क्या गई, ये जो RHS के क्या है, इक्वल है। इस तरह से हम PMI को सॉल्व करते हैं।